इन लोग माफियाओं का क्या होता है, साम्राज्य का जो नींव बनती है क्या है, डर, खौफ, पब्लिक में खौफ, ये हमारे खिलाफ ना बोलना नहीं तो ये हर्षा कर दिया जाएगा। तो उस डर का साम्राज्य कायम करने के लिए जो भी इनको करना होता है, 1 करोड़ तो बहुत छोटी राशि इनके लिए है। अब आप सोचिए कि मुख्तार अरेस्ट होता है फर्जी केस में, फिर उसको पंजाब भेज दिया जाता है और पंजाब से लाने के लिए सरकार को कितनी मशक्कत करनी, कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम, तब जाके आ पाया, वरना वहां ऐश कर रहा था। 2004 के जनवरी की बात है और पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी, जैसा बताया आपने, सबसे बड़े माफिया में नाम था, इनके बीच में और कृष्णानंद की राय के बीच में लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में दिन दहाड़े क्रॉस फायरिंग हुई और शासन स्तर पर खलबली मच गई कि अगर राजधानी में इस तरह हो रहा है तो बाकी क्षेत्रों में क्या होगा। तो तत्काल इन पर निगाह रखी जाए और एसटीएफ को जिम्मा दिया गया और एसटीएफ में मुझे स्पेशली चुना गया क्योंकि मैं बनारस पोस्टेड भी था, चंदौली का रहने वाला। तो हुआ कि पूर्वांचल को आप समझते हैं, आप इसको देखिए, मेरा काम करने की शैली भी नीट एंड क्लीन थी, तो लोगों ने कहा कि शैलन तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता और तुम इस पे करो क्योंकि बाकी लोग थोड़ा सा मुख्तार के नाम पे हो सकता है दब जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक कोर ग्रुप बनाया, टीम बनाया और उसमें फिर इसकी जैसा प्रोसेस होता है, इनके फोन रिकॉर्ड्स करना, लिसनिंग करना, सब हम लोग ने शासन से अनुमति लेके जारी किया। जब ये हम लोग लिसनिंग कर रहे थे तो उसमें ये बात सामने आई कि सेना को कोई जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल का भगोड़ा सिपाही है बाबुल लाल यादव, और वो लाइट मशीन गन लेके भगा हुआ है और मुख्तार अंसारी को बेचना चाहता है। और मुख्तार अंसारी बार बार कह रहा था अपने लोगों से कि इस मशीन गन को किसी भी कीमत पर मुझे लेना है क्योंकि कृष्णानंद राय की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ है वो राइफल के अगेंस्ट है और ये लाइट मशीन गन उसको भेज देती, तो ये मुझे किसी कीमत पे चाहिए। और अंततः इन लोग का 1 करोड़ में करीब ये सौदा तय हुआ था। और ये भी बार बार लाइन उसमें आती थी, मुख्तार द्वारा कही जाती थी कि ये विरोधी के पास न जाने पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कृष्णानंद के पास, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर जब ये बातें सब मीटिंग में रखा गया शासन स्तर पे कुछ अधिकारियों में, एसटीएफ में, तो लोगों ने कहा कि शैलेंद्र इसको रिकवर करना बहुत जरूरी है, वरना लाइट मशीन गन चल गई तो पता नहीं कितने लोगों के जान जाएगी, क्योंकि सबसे खतरनाक अपराध ये होता है। और फाइनली कहा गया कि इसको किसी कीमत पे मुख्तार तक न जाए, उसके पहले रिकवर करो। खैर हम लोग की टीम ने लग के, और इसमें जो बाबूलाल यादव चंदौली का रहने वाला था और उसका सगा मामा मुन्नर यादव था जो बनारस बॉर्डर पे रहता था, और मुन्नर यादव हेड कांस्टेबल जब था तो मुख्तार का गनर भी था और रिटायर होने के बाद अपने घर पे रह रहा था। तो इन दोनों के उस बाबूलाल को उठाया गया, उसने बताया मामा के पास, फिर मामा के यहाँ से रिकवरी सब हुई और जैसा होता है आर्म्स एक्ट की कार्रवाई सब हुई, सब लिखा पढ़ी हुई और दोपहर तक सब लोग बधाई देते रहे क्योंकि यूपी में अब तक अकेली लाइट मशीन गन की रिकवरी है, पहले कभी हुई ना, उसके बाद हुई, 20 साल होने जा रहा। तो बहुत बड़ी रिकवरी थी, लोगों ने गुड वर्क माना और सबने बधाई दी वरिष्ठ अधिकारियों ने शासन से। आउट ऑफ प्रमोशन के लिए कहा गया जो हमारे साथ लोग थे, जूनियर टीम। लेकिन शाम को जैसे ही मीडिया में गया कि इसमें पोटा लग गया है, अब स्थिति बदल गई। मुख्तार पहले समझ रहा था सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी है, मेरा तो कोई दोष नहीं है, जिसके पास रिकवरी हुई वो फंसेगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन पोटा में जो बात करता वो भी उतने दोषी हो जाता है। अब ये हीनियस क्राइम के अंदर फंस चुके थे, इनकी भी उतनी सजा होती, यहीं से पूरी स्थिति पलट गई। एक अगर आर्म्स एक्ट का मामला है तो जिसके पास आर्म मिला है सिर्फ वो दोषी है। हाँ, वो दोषी मेनली प्राइमरी ऑफेंस होता है। और अगर पोटा लग गया तो जिसको वो बेचना चाह रहा है और जिससे बातचीत कर रहा है, बातचीत चल रहा है, वो भी दोषी है। और ये इसलिए और भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य हो गया था क्योंकि शासन के परमिशन से सुना जा रहा था ये सब रिकॉर्डिंग, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सरकार की परमिशन से, होम डिपार्टमेंट के। अब मुख्तार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, उसे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। तब उसने फिर शासन स्तर पर दबाव बनाया, सरकार पे दबाव बनाया। मुलायम सिंह जी के, आपको याद है उस समय अल्पमत की सरकार इनकी बनी थी मायावती जी की तोड़ के 2003 में, और मुलायम सिंह द्वारा फिर नीचे के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस मामले को रफा दफा करो। जब मुझसे ये बात कही गई तो मैंने उन लोग से कहा कि सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, जान रहे हैं कि मीडिया में नेशनल लेवल पे ये न्यूज चल रही है, और क्या कोई पुलिस अधिकारी इसको हटा सकता है या एफआईआर बदल सकता है? तो संभव ही नहीं है। खैर जब ये सब नहीं हो पाया तो रातों रात उस समय वाराणसी जोन के आईजी, डीआईजी और एसएसपी जो एसटीएफ हमारे थे, राजकुमार विश्वकर्मा जी जो अभी डीजी से रिटायर हुए, उन सबका ट्रांसफर कर दिया गया। और बनारस के जो आईजी एसएसपी थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप बात करिए, शैलेंद्र को समझाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेंद्र इसमें किसी तरह खत्म करना है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो हमने कहा साहब आप लोग बताओ हम क्या कर सकते हैं, या ठीक है तुम एक काम करना, इसकी विवेचना कोई अधिकारी और करेगा और उसमें तुम नाम न लेना मुख्तार का। मतलब जब आपसे गवाही होगी आपकी, तो आपको सिर्फ बाबूलाल का नाम लेना है, मुख्तार का नाम बिल्कुल। जब बयान आपका लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में तो आप मुख्तार का नाम मत लीजिएगा, बाकी लोग का लीजिएगा। एफआईआर में आपने लिख दिया था। जबकि मैंने उन लोग से कहा, अपने एसएसपी से बनारस से, उन्होंने कहा सर आप लोगों ने देखा होगा कि एफआईआर में शुरू में ही मुख्तार का नाम लिखा है, ऐसी दशा में हम मुख्तार का नाम अगर नहीं लेंगे, यानी अपनी एफआईआर डिक्टो नहीं कर रहे हैं, तो कल को न्यायालय में मुझे जवाब देना, माना जाएगा कि भाई आप किस वजह से बदल गए थे, जब आपने एफआईआर में नाम लिखाया तो आपने क्यों नहीं मुख्तार का नाम लिया। तो हमने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो कहे कि नहीं किसी भी तरह करना है। तो हमने कहा एक काम करिए, शायद आप लोग मुख्यमंत्री जी को समझा नहीं पा रहे हैं, आप नंबर दीजिए, हम बात कर लेते हैं, उनको अपनी स्थिति एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जो भी कार्रवाई की सब आप लोग के निर्देश पे की, जान पे खेल के हमारी टीम ने की। अब हमारी गलती कहाँ है कि आप लोग हम पे प्रेशर बना रहे हैं, कल को हम न्यायालय में दोषी ठहराए जाए, तो ये शायद मैं अपनी बात रखूँ तो समझ जाए। तो छूटते उन्होंने कहा कि नहीं शैलेंद्र तुम्हारे नाम से मुख्यमंत्री जी यानी मुलायम सिंह यादव बहुत चढ़ जा रहे हैं और तुम ना बात करो तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप लोग जानिए जैसे। अब पूरी टीम को वहां से क्लोज करके यूनिट को लखनऊ हेडक्वार्टर बुला लिया गया
और सभी हमारी जो टीम थे उनको धमकाया जाता है, रात में बयान तुम लोग बदल दो, प्लस हमें भी समझाने के नाम पे कि भाई शायद चलता है व्यवहारिक रूप से, कभी 4 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। यही 10-15 दिन चलता रहा। अंत में देखा मैंने कि मेरी वजह से अनावश्यक मेरे जूनियर्स का नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है, तो मैंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हुए फिर मैंने एक शांत मन से त्यागपत्र भेजा 11 फरवरी 2004 को। और त्यागपत्र में ही लिखा मैंने कि अब शासन सरकार को निर्देश माफिया दे रहे हैं काम करने के लिए, ऐसी स्थिति में हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है, तो मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देके जा रहा हूँ।